Dear students, welcome to Nidhi Science Academy. We were studying chapter 7 earlier, now evolution. Now today we will study chapter 8, human health and disease. Okay, पहले हेल्थ की डेफिनेशन थी बॉडी एंड माइंड. उसके बाद ये डेफिनेशन हुई कि जिसका जो बाइल है वो ब्लैक कलर लीवर से सिक्रीट होता है. बाइल जूस आपको पता है, ब्लैक बाइल है, उसकी अच्छी पर्सनैलिटी होती है और उसको जल्दी फीवर आ जाता है. फिर उसके बाद फिर और डिस्कवरी हुई और विलियम हार्वे ने एक्सपेरिमेंटल मेथड किया तो उसमें पता लगा कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है ऐसे चेंज नहीं होता है जिसका ब्लैक बाइल होता है. तो ये सही नहीं है हाइपोथेसिस हेल्थ के लिए. तो उसके बाद और इन्फ्लुएंसेस कई जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने ये रिसर्च किया कि हमारा हेल्थ कैसे बनता है न्यूरल सिस्टम से, जो कि हमारा ब्रेन कैसे चल रहा है, हमारे हार्मोन्स जो कि मेंटल हेल्थ को डील करते हैं उससे, और हमारी डिजीज़ के लिए इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, उसको मिला के हेल्थ मेंटेन होती है. हेल्थ किससे अफेक्टेड होती है? हेल्थ अफेक्टेड होती है जेनेटिक डिसऑर्डर से, इन्फेक्शन से और लाइफस्टाइल से. ठीक है, जैसे आपको जेनेटिकली कोई डिजीज़ है, अस्थमा है, अगर फादर को अस्थमा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको होगा, या दादा परदादा में अस्थमा है, बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की, तो या चश्मा लगा हुआ है. तो कई चीज़ें हम जेनेटिकली इनहेरेंट करते हैं. कुछ होते हैं इन्फेक्शंस होते हैं. ओके, वो पॉइजनस फूड खाने से हो गया. ओके, तो कुछ वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया बॉडी में. कुछ लाइफस्टाइल के कारण डिजीज़, लाइफस्टाइल डिजीज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड और बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खाते हैं, ऑयली फूड बहुत खाते हैं, और वाटर की जगह कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, रेस्ट करते रहते हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते. तो इसके लिए प्रॉपर रेस्ट और बहुत सारी एक्सरसाइज ज़रूरी है. मिनिमम 1 आवर या 35 मिनट्स तो हमें एक्सरसाइज या वॉक के लिए निकालने ही चाहिए. तो एक तरह से हम कहेंगे हेल्थ का मतलब क्या है, हम कहें एब्सेंस ऑफ डिजीज़ या फिज़िकल फिटनेस. पर सबसे अच्छा डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली आप फिट होने चाहिए. ओके, और मेंटली दिमागी तौर पे स्वस्थ होने चाहिए, और सोशली भी सोशल वेलबींग भी होना चाहिए. जैसे आपका अपना कोई फ्रेंड्स का ग्रुप, रिलेटिव्स का ग्रुप, सोशली भी आप एक्टिव रहने चाहिए, तभी आपकी मेंटल स्टेटस भी अच्छा रहेगा. जब पीपल हेल्दी होते हैं तो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करते हैं, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपका काम बढ़ता है, और आपका माइंड जितना हेल्दी रहेगा उतना आप इकोनॉमिकली भी आगे बढ़ते हो. अपना बिजनेस है चाहे जॉब है वो ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो. और हेल्थ अच्छी होने से ज़्यादा पीपल ऐसे हैं ज़्यादा साल तक जी सकते हैं. और जो इन्फेंट और मैटरनल मॉर्टेलिटी है, मतलब बच्चे जो जल्दी मृत्यु दर है उसमें भी कमी आती है. माँ अगर स्वस्थ है फिज़िकली, मेंटली, सोशली, तो ऑफ कोर्स बच्चा भी उतना ही मेंटली फिज़िकली स्वस्थ होगा, और इस कारण मृत्यु दर में भी कमी आएगी. तो बैलेंस डाइट सबसे मेन. गुड हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है? गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी है, एक तो आपकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए. आप अगर हाइजीन नहीं रखोगे तो भी आपको वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं. और रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है. 3 चीज़ें ज़रूरी हैं फॉर गुड हेल्थ. ओके, योगा जो है आजकल बहुत चला है, योग करिए, उससे फिज़िकली और मेंटली फिट रहते हैं. तो अवेयरनेस होना बीमारियों के बारे में और हमारे बॉडी फंक्शन पे क्या पता रहेगा. अगर आपको पता रहेगा कि हमें हाइजीनिकली रहना है, बच्चे को साफ़ सुथरा रखना है, उसको वैक्सीन दिलवाना है, या घर में जो भी छोटा बच्चा है उसका वैक्सीनेशन होना चाहिए. ओके, तो इन्फेक्शन नहीं होएगा डिजीज़ का. और जो वेस्ट है डस्टबिन में डलना चाहिए, घर में यहाँ वहाँ बिखरा नहीं होना चाहिए. ओके, और घर में ये ध्यान रहे कि मक्खी मच्छर कॉकरोच तो नहीं आ रहे, हाइजीन रहे फूड और वाटर रिसोर्सेज में, गुड हेल्थ रहे, पानी छान के पीना चाहिए. ओके, या वाटर फिल्टर्स यूज़ करने चाहिए. तो फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी एक भी अफेक्ट हो गया तो कई सिम्टम्स आ जाते हैं.
इससे पता लगता है वी हैव अ डिजीज़। अगर कोई भी साइंस और सिम्टम आ गए, अगर कोई भी फंक्शन ठीक नहीं चल रहा है। डिजीज़ेज विच आर इजीली, डिजीज़ को दो में डिवाइड किया गया है। मैंने बताया ना, कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर रहा है तो when the functioning of one or more organs or system of body is adversely affected। तो डिजीजेस को ब्रॉडली ग्रुप किया गया इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस में। ओके, इसमें डिवाइड किया गया इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस में डिवाइड किया गया। जो इजीली ट्रांसमिटेड हो जाते हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज हैं, जो कि इजीली ट्रांसमिटेड हो जाता है। इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत कॉमन है और हर कोई सफ़र हो जाता है उससे। सब कुछ इन्फेक्शन डिजीज़ हैं जैसे एड्स, ये फैटल है, मीन्स इसमें इंसान मर भी सकता है। नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ेज है जैसे कैंसर, ओके, जिससे दूसरे में इन्फेक्शन नहीं फैलता है। और ये मेजर कॉज क्या है इसका? मेजर कॉज इसमें क्या हो जाता है? डेथ हो जाती है। ओके, ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज़, ये भी हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट करता है, ड्रग एंड अल्कोहल। तो कॉमन डिजीज़ेस कौन से हैं ह्यूमन बीइंग में? कॉमन डिजीज़ेस इज़ ह्यूमंस। कई ऑर्गेनिज्म बिलोंग किए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोन, जो कि डिजीज़ करते हैं, जिनके कारण बीमारियां हो जाती हैं इंसान में, इसको बोलते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं पैथोजेंस, जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, जिनके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इनके कारण कोई डिजीज़ होता है, हेलमेंट्स, दे कॉज, है ना। इन ऑर्गेनिज्म, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। ये सब क्या हैं? पैथोजेंस हैं, कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बीइंग। तो पैरासाइट्स पैथोजेंस हैं क्योंकि ये हार्म करती हैं होस्ट को उनके अंदर रह के। पैरासाइट्स सबसे पहले स्टमक में जो वॉर्म्स हो जाते हैं, इस बेस्ट एग्जांपल है पैरासाइट्स का। ओके, तो ये क्या करते हैं पैरासाइट्स? होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, इट हार्म द होस्ट। उसी का हमारे ही पेट का खाना खा लेते हैं, जो पेट के कीड़े होते हैं। पैरासाइट किसको बोलते हैं? एज अ होस्ट को ही हार्म करते हैं, हार्म द, और होस्ट के अंदर ही रहते हैं, हार्म द होस्ट, और रहते उन्हीं के अंदर बाय लिविंग इन और ऑन दैम। होस्ट में ही रहेंगे इंसान के पेट के अंदर ही, और उसी का ही नुकसान करेंगे, उसी को नुकसान पहुंचाएंगे, हार्म करेंगे, बीमारी फैलाएंगे। तो पैथोजेंस जब एंटर कर जाते हैं फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, पैथोजन जब एंटर करते हैं बॉडी में तो ये फटाफट बढ़ते चले जाते हैं। ओके, कि हम पेट के कीड़ों की दवाई लेते हैं तो हर 15 दिन में, 10 दिन में रिपीट करवाते हैं, क्योंकि ये बहुत फास्ट ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई होके ये इंटरफेयर करते हैं, जो भी इंटरफेयर विद वाइटल एक्टिविटीज़, इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर करते हैं। ओके, जैसे पैथोजेंस जो गट में एंटर करते हैं वो सरवाइव
कैसे करना है? स्टमक में, स्टमक में एक मिनट, डिस्टर्बेंस आ रही है कुछ। स्टमक में वो सरवाइव करते हैं, स्टमक में दे सरवाइव एट लो पीएच। ओके, और कई रेजिस्ट कर जाते हैं, कितने डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, रेजिस्ट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो एंजाइम्स जो हैं उनको लो पीएच के कारण डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ओके, तो कई और पैथोजेंस हमने यहाँ पे इसमें डिस्कस किए हैं इस चैप्टर में, जैसे सैल्मोनेला टाइफी पैथोजेनिक बैक्टीरियम है जो कि टाइफाइड फीवर आता है। पैथोजेनिक बैक्टीरियम है जिससे कि टाइफाइड फीवर हो जाता है। तो ये जनरली कहाँ एंटर करते हैं पैथोजेंस? दे एंटर इन small intestine. They enter in, why it is happening I don't know. Blue color instead we can use. Bacterium, they enter in small intestine में रहते हैं। ओके, तो कैसे इन्फेक्ट होते हैं, एंटर कैसे करते हैं? थ्रू फूड एंड वाटर। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं पानी और खाने के थ्रू, जो कि कंटेमिनेटेड अगर हम पी लेते हैं तो। और फिर वहाँ से कहाँ चले जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर के थ्रू एंटर करते हैं और वो चले जाते हैं हमारे ब्लड में। ओके, माइग्रेट टू ऑर्गन्स थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स में जाते हैं। और उसमें सिम्टम्स कैसे हो जाते हैं? सिम्टम हो जाता है हाई फीवर, है ना, थकान हो गई, बहुत तेज बुखार, ओके, स्टमक पेन, पेट में दर्द हो जाएगा, कब्जी हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ओके, सर दर्द हो जाता है, भूख नहीं लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट। अब देखिए हाइजीन रखना कितना ज़रूरी है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। क्लियर? तो ये सब कॉमन सिस्टम है डिजीज़ के। तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन, या तो इसके कारण क्या हो जाता है? छेद हो जाता है इंटेस्टाइन में, ज़बरदस्त इन्फेक्शन होता है तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो जाता है, और डेथ भी हो सकती है अगर ध्यान नहीं दिया जाए, समय पे इलाज नहीं हो। तो टाइफाइड फीवर कंफर्म कैसे करते हैं? टाइफाइड फीवर के लिए, टाइफाइड फीवर के लिए होता है विडाल टेस्ट। तो क्लासिक केस होता है मेडिसिन में, मैरी मेलन ने इसको निक नेम दिया था टाइफाइड मैरी, क्योंकि वो कुक थी बाय प्रोफेशन और टाइफाइड कैरियर थी, और कंटिन्यूस टाइफाइड को कई साल तक वो स्प्रेड करती गई थ्रू द फूड शी प्रिपेयर, जो उसने फूड प्रिपेयर किया। तो कुक थी, उसको था, और वो बनाती रही, कंटेमिनेट होता रहा फूड, और कई लोगों को टाइफाइड ट्रांसफ़र हो गया। अब बैक्टीरिया का हम अगर बात करें, बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया,
स्ट्रेप्टो कोकस निमोनिया। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है, इससे क्या, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है निमोनिया के लिए। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया है वो रिस्पॉन्सिबल है। और कौन सा है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। दूसरा है हीमोफिलस। देखो लंबी स्पेलिंग हो तो उसको वैसे ही याद करो जैसे वो है, इन्फ्लुएंजे। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? निमोनिया के लिए। तो ये इन्फेक्ट करते हैं, किसको इन्फेक्ट करते हैं? एल्वेलाई को। एल्वेलाई आपने देखो लंग्स में पढ़ा है, ओके, जहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, तो एल्वोली को इफ़ेक्ट करता है। एल्वोली क्या होता है? एयर फिल्ड सैक्स होते हैं, ओके, जहाँ पे हवा भरी रहती है लंग्स में। क्लियर? इन्फेक्शन से क्या होता है? एल्वेला जो है, एल्वेलाई फिल्ड हो जाता है फ्लूइड से, और कहीं एल्वेलाई में क्या होता है? इन्फेक्शन होने पे जो एल्वेलाई हैं, एक मिनट, ये ओ एल आई, इस तरह से स्पेलिंग, एल्वेलाई, ओके, एयर फिल्ड विद सैक्स जो होता है, एल्वेलाई फिल्ड विद फ्लूइड, हवा की जगह गेट फिल्ड विद फ्लूइड से भर जाता है, और उसके कारण सिवियर प्रॉब्लम हो जाती है रेस्पिरेशन की। इसमें फीवर, सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है रेस्पिरेशन में, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अंदर फीवर हो जाता है, और चिल्स, बहुत ठंड लगती है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं, न्यूमोनिया में आपने कहीं और सुना होगा, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा कफ हो जाता है, और बहुत ज़्यादा सिर दुखता है। ओके, सीवियर केसेस में क्या होता है? लिप्स और फिंगर नेल्स कैसे हो जाते हैं? लिप्स और फिंगर नेल्स ग्रे ट्यूब ब्लूइश हो जाता है, नीले पड़ जाते हैं होठ, नाखून, इतना। इस बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस तरह के इन्फेक्शन में। ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, ओके। तो हेल्दी पर्सन जो है वो एक्वायर कर लेता है इन्फेक्शन। कैसे इन्फेक्शन रहता है? किसी ने छींका, या हवा के थ्रू इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स, या एरोसोल, इन्फेक्टेड पर्सन का क्यों छींक आई, उससे इन्फेक्ट हो गया, या आपने शेयर किया ग्लास दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, ग्लास और बर्तन शेयर करने से भी हो जाता है, ओके। इसी तरह से कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन दूसरे भी हैं, जिसको बोलते हैं डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, ओके। तो अदर बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। तो कई वायरस के कारण डिजीज़ होते हैं ह्यूमन बीइंग में। राइनो वायरस रिप्रेजेंट करता है ऐसे ग्रुप को, जो कि मोस्ट इन्फेक्शन ह्यूमन है। कौन सा है? राइनो वायरस के कारण जो हमें बहुत कॉमनली जुकाम जो हो जाता है, कॉमन कोल्ड, वो राइनो वायरस के कारण होता है। ये कहाँ इन्फेक्ट करता है? इट इन्फेक्ट्स, आप देखोगे, खाली नोज़ को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को, है ना। सांस लेने तकलीफ़ है, नाक बंद है, पर ये ऐसा नहीं है।
लंग्स को नहीं इन्फेक्ट करता, बट नॉट लंग्स। जो हल्का फुल्का जुकाम है उसकी बात की जा रही है। क्लियर। कॉमन कोल्ड में नेज़ल कंजेशन होता है, डिस्चार्ज होता है नाक से, ओके, नाक बंद हो जाता है, खांसी आने लगती है आवाज़ में, कफ हो जाता है, सिर दर्द, थकान, और ये कम से कम 3 से 7 दिन चलता है। इसके सिम्टम तो करीब करीब पता ही हैं। तो जो छींक से ड्रॉपलेट्स होती हैं वो अगर डायरेक्टली ट्रांसमिट हो गई किसी ऑब्जेक्ट्स पे, पेन पे, बुक पे, कप पे या दरवाजे के हैंडल पे, कंप्यूटर कीबोर्ड पे, तो दूसरे हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर देती है। और कुछ इन्फेक्शन है जो प्रोटोजोन्स के कारण होते हैं। प्रोटोजोन के कारण क्या होता है? मलेरिया। वायरल्स पढ़ा अपन ने, ओके, वी हैव स्टडीड दैट। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। अब प्रोटोजोन के कारण क्या होता है? मलेरिया। बहुत टाइम से हम इस डिज़ीज़ से लड़ रहे हैं। ये प्लाज्मोडियम जो टाइनी प्रोटोजोन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्पीशीज़ कौन से हैं प्लाज्मोडियम के? प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये इसके स्पीशीज़ हैं। और तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया हो जाता है इनसे। और फैल्सीपेरम से कौन सा होता है? फैल्सीपेरम से होता है मैलिग्नेंट मलेरिया, जो सबसे सीरियस होता है और इंसान की जान भी जा सकती है। ओके, मोस्ट सीरियस। तो प्लाज्मोडियम का अगर लाइफ साइकिल देखें तो प्लाज्मोडियम एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में। प्लाज्मोडियम एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में, ओके, एज स्पोरोजाइट्स। स्पोरोजाइट्स की फॉर्म में वो एंटर करता है थ्रू बहुत पहले पढ़े, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मलेरिया फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो के थ्रू। तो पैरासाइट जो इनिशियली मल्टीप्लाई होता है लिवर सेल में, इनिशियली लिवर सेल्स में मल्टीप्लाई होता है। ओके, लिवर सेल में मल्टीप्लाई होता है और फिर ये अटैक करता है रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है। और उसके कारण क्या होता है? आरबीसी जो होता है वो रप्चर हो जाता है, फट जाता है। ओके, रप्चर ऑफ आरबीसी किससे रिलेटेड है? क्यों रप्चर हो जाता है? क्योंकि साथ में ही रिलीज होता है, रिलीज ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस। क्या है टॉक्सिक? हेमेजोइन। देखो टाइम पे, इसीलिए कहते हैं टाइम पे इलाज करने जाना चाहिए। जैसे जैसे आप लेट होते हो टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण क्या होता है? बहुत ठंड लगती है, चिल, और बहुत तेज बुखार हो जाता है। ओके, और एवरी 3-4 डेज में, हर 3-4 दिन बाद बुखार आता है, रीअकर होता रहता है। ओके, तो फीमेल एनाफिलीज बाइट करती है तो ये पैरासाइट एंटर करता है मॉस्क्यूटो बॉडी में। जब भी फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो है वो एक आदमी को अगर इन्फेक्ट कर गई तो पैरासाइट उसमें एंटर कर जाता है मॉस्क्यूटो बॉडी में और फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो पैरासाइट जो है मल्टीप्लाई होता है स्पोरोजाइट्स में, जो कि किस में? स्पोरोजाइट्स में, जो कि स्टोर रहता है सलाइवरी ग्लैंड में। ओके, जो मलेरियल एनाफिलीज है
उसके सलाइवा में रहते हैं। ओके, स्पोरोजाइट्स। पहले वो बाइट करती है इन्फेक्टेड पर्सन में और फिर सलाइवा में उसके स्पोरोजाइट्स रहते हैं। ये वहाँ स्टोर होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। ओके, ठीक है। तो पैरासाइट्स मल्टीप्लाई होता है स्पोरोजाइट में और स्टोर हो जाता है सलाइवरी में। जब ये बाइट करती है ह्यूमन बीइंग को तो स्पोरोजाइट्स उनकी बॉडी में चले जाते हैं, या पहले भी पढ़ चुके होंगे। और जो है कि ठंड लगना, बुखार होना हर 3-4 दिन में, ये सब सिम्टम डेवलप होने जाते हैं। तो मलेरियल पैरासाइट को 2 होस्ट चाहिए। इट रिक्वायर्स 2 होस्ट चाहिए, ह्यूमन, है ना, इन्फेक्टेड ह्यूमन को काटेगी और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र करेगी, और मलेरियल एनाफेलीज मॉस्क्यूटोज टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल को पूरा करने के। तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो इज़ द वेक्टर। फीमेल एनाफिलीज जो है इट इज़ द वेक्टर। वेक्टर मतलब ट्रांसमिटिंग एजेंट। ट्रांसमिटिंग एजेंट, ये क्या है? ट्रांसमिटिंग एजेंट है। ओके, अब इसकी लाइफ साइकिल भी है कि मॉस्क्यूटो कैसे बाइट करता है और कैसे डेवलप होता है। ओके, मान लो कोई भी मॉस्क्यूटो है। ओके, सिंपली आप इसको मॉस्क्यूटो बना लो। मॉस्क्यूटो ने अगर हैंड्स पे ओके बाइट किया तो क्या होगा? ये देखिए, जो पैरासाइट है, एक मिनट, जो स्पोरोजाइट्स हैं वो लिवर में पहुंच जाएंगे। स्पोरोजाइट जो हैं दे रीच द लिवर थ्रू ब्लड। ओके, और फिर क्या होगा? पैरासाइट रिप्रोड्यूस होंगे एसेक्सुअली। ओके, तो जैसे फिर ये मल्टीप्लाई हुए और मल्टीप्लाई हुए, उसके बाद ये बर्स्ट हुए। तो ये डेवलप हुए एसेक्सुअली इन लिवर सेल में हुए डेवलप, और रिलीज हुए ब्लड में। रिलीज्ड इन ब्लड। ओके, ये क्या? ह्यूमन होस्ट है। दे आर ह्यूमन होस्ट। तो पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एक्चुअली इन रेड ब्लड सेल्स, बस्टिंग द रेड ब्लड सेल एंड कॉजिंग साइकिल सिस्टम। तो ये देखिए, पैरासाइट रिप्रोड्यूस, फिर ब्लड में आगे हमने बताया था एसेक्सुअली आरबीसी में हुए डेवलप। ओके, और जब बर्स्ट हुआ आरबीसी तो जैसे चिल है वो सब सिम्टम्स दिखाई देने लगे, ठंड लगने लगी जैसे ही बर्स्ट हुआ। ओके, ये
ये दो बने मेल एंड फीमेल, फीमेल एंड मेल। तो ये गैमेटोसाइट्स डेवलप हुए रेड ब्लड सेल में, गैमेटोसाइट्स इन RBC। ओके, आई एम मेकिंग, इट इज़ ऑल्सो गिवन इन योर NCERT बुक में भी ये डायग्राम दिया हुआ है। इसको और आपको क्लियर समझना है तो आप बुक से भी उसको देख सकते हैं, मैं खाली समझाने के लिए बना रही हूँ गैमेटोसाइट्स। ओके, उसके बाद क्या हुआ, जो फीमेल मॉस्क्यूटो, जो मैंने अभी आप प्रोसीजर बजाया उसी को डायग्राम बनाया हुआ है, उस जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ए टेक्स अप, उसने वहाँ से गैमेटोसाइट लिए ब्लड मील के साथ। ओके, ये देखो अगेन, ओके, यहाँ से फिर लिए। उसके बाद फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट कहाँ हुआ, मॉस्क्यूटो की गट में डेवलप हुआ, इन मॉस्क्यूटो गट डेवलप हुए। और कहाँ पर रहे, मैंने पहले ही बताया था, सलेवरी ग्लैंड में रहे। ओके, और फिर जब ये रप्चर हुए, इट इज़ इन द, ये देखिए ये बड़ा सारा यहाँ पे, ये सलेवरी ग्लैंड बना हुआ है। और ये क्या है, स्पोरोजॉइड्स हैं, दीज आर स्पोरोजॉइड्स। इनफेक्ट स्पोरोजॉइड। तो फिर क्या, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज वाले स्पोरोजाइड एस्केप हुए गट से और माइग्रेट कहाँ हुए, मॉस्क्यूटो सलेवरी ग्लैंड में। स्पोरोजाइड कहाँ चले गए, मॉस्क्यूटो सलेवरी ग्लैंड में। और जब मॉस्क्यूटो ने बाइट किया ह्यूमन को, when mosquito bite अनदर दूसरे ह्यूमन बीइंग को जो कि नॉर्मल था, अनदर ह्यूमन इन्फेक्टेड से लिया अनदर ह्यूमन, तो स्पोरोजाइट्स इंजेक्ट हो गए, आर इंजेक्टेड विद बाइट के साथ चले गए। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस बताया गया है, ये देखिए। ओके, कैसे प्रोसीजर होता है, कैसे ब्लड सेल हुआ, तो ये पूरा स्टेजेस बताई गई हैं। या फिर डायग्राम याद कर लीजिए, इसीलिए मैंने इसको पहले आपको पूरा समझा दिया था, कैसे इन्फेक्टेड सेल से वो पहले इन्फेक्शन अपने अंदर लेगा, उसको डेवलप करेगा और फिर दोबारा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करेगा। डेवलप्ड इन रेड ब्लड सेल में कैसे डेवलप होता है। ओके, एक और प्रोटोजोन है जिसे बोलते हैं एंटा एमीबा हिस्टोलिका, जिसको बोलते हैं ENT लगा लो एमीबा के आगे, स्पेलिंग में अगर बोले एंटा एमीबा, फिर हिस्टो, ब्रेक करके स्पेलिंग बोलोगे तो याद हो जाए, लाइटिका। ये प्रोटोजोन पैरासाइट है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। ओके, पैरासाइट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, पैरासाइट का मतलब है जो दूसरे के शरीर को अपना घर बना के वहाँ पे इन्फेक्शन, उसी का भोजन खाता है और फिर उसी में इन्फेक्शन पैदा करता है। पैरासाइट कहाँ पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में।
ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, जिससे क्या हो जाता है, MABSS, ये इसको हम बोलेंगे एमेबिक डिसेंट्री। इसके अंदर क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्जी हो गई, दर्द हो रहा है, मरोड़ उठ रहे हैं, जो स्टूल्स हैं उसके अंदर म्यूकस आ रहा है, और ब्लड के क्लॉट्स आ रहे हैं। ओके, इसमें करियर कौन है, जैसे उसमें तो मच्छर था अभी जो हमने पढ़ा, इसमें हाउस फ्लाइज, मक्खियों के कारण होता है। हाउस फ्लाइज जो है एज ए करियर एक्ट करती हैं और ट्रांसमिट करती हैं पैरासाइट को हाउस फ्लाई क्या करती हैं, दे ट्रांसमिट पैरासाइट फ्रॉम फीसेस, गंदगी और एक्सक्रीटा से उठा के इन्फेक्टेड पर्सन के फूड में डाल देती है। इन्फेक्टेड पर्सन का फीसेस है, फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन से फूड में, खाने में डाल देती है। तो उससे क्या होता है, फूड में और फूड प्रोडक्ट्स में डाल देती है और कंटेमिनेट करती है। ड्रिंकिंग वाटर, पानी में भी कंटेमिनेटेड कर देती है, फूड में, फूड प्रोडक्ट्स में, पानी में। फीसेस पे बैठती है ह्यूमन बीइंग के और वहाँ से पानी और खाने पे बैठती है। ओके, इस तरह से वो पूरा इन्फेक्शन फैला देती है सब जगह। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रखने वाली हैं, इसीलिए साफ़ सफाई का, हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है अगर आपको हेल्दी रहना है तो। ऐसे ही एक और है एस्केरिस, जो कि एक राउंड वॉर्म है। इट इज़ अ कॉमन राउंड वॉर्म। और एक और है वुचेरेरिया। ये क्या है, फाइलेरियल वॉर्म है, फाइलेरियल वॉर्म है। ओके, इसमें क्या होता है, हेलमिन्स हैं, ये पैथोजेनिक है। एस्केरिस क्या, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। ये राउंड वॉर्म भी इंटेस्टाइनल, कैसे इन्फेक्शन होता है हमने भी समझा, ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। और इससे कौन सा डिजीज़ हो जाता है, इससे एस्केरिस के कारण है, इसलिए एस्केरलेसिस बोलते हैं इसको, एस्केरलेसिस। ओके, और विथेरिया में फाइलेरियल वॉर्म होता है। ओके, तो सिम्टम क्या है इस डिजीज़ के, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और बाजुओं में दर्द, टांगों में दर्द, मसल्स में दर्द होने लग जाता है, बुखार आ जाता है, थकान होने लग जाती है एनीमिया के कारण, ठीक है। और ब्लॉकेज हो जाती है इंटेस्टाइनल पैसेज की, ब्लॉक रहने लग जाता है इंटेस्टाइन का पैसेज, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। ओके, तो ये सब सिम्टम है। तो एग्स जो होते हैं पैरासाइट के, वो एक्सक्रीट होते हैं, साथ में एक्सक्रीट होते हैं जहाँ पर फीसेस इन्फेक्टेड पर्सन का, और कंटेमिनेट करता है सॉयल, वाटर और प्लांट्स को।
तो हेल्दी पर्सन उसको जब एक्वायर करता है तो इन्फेक्शन आ जाता है वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स के थ्रू। ओके, तो एग्स जो है पैरासाइट के, एग्स ऑफ पैरासाइट्स आर, इसमें क्या होता है, एक्सक्रीटेड along with एक्सक्रीटा, साथ में किसका, ह्यूमन बीइंग का, उसके साथ किसका एक्सक्रीटा है, पैरासाइट का, फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, और वो ही कहाँ चला गया, जो कंटेमिनेट केस को कर दिया उसने, वाटर को, सॉयल को और प्लांट्स को। और हेल्दी पर्सन ने वही वाटर, वेजिटेबल खा लिए जो इन्फेक्टेड प्लांट के हैं, से जो पानी है वही पी लिया, प्लांट से, ऐसे प्लांट से जो वेजिटेबल्स है वही खा ली, तो इन्फेक्शन होगा ही होगा, ऐसी सॉइल में होगा, खा लिया। तो इस तरह से इसमें हो जाता है। और वुस्चेरिया जो बताया है वो फाइलेरियल वॉर्म्स हैं जो कि स्लोली डेवलप होते हैं और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन हो जाता है। इसके अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन हो जाता है। किसके कारण, वुचेरेरिया के कारण। WUCHERERIA, वुस्चेरेरिया, इस तरह से इस पर याद करो। और ये क्या है, फाइलेरियल वॉर्म है, दिस इज अ फाइलेरियल वॉर्म। इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है ऑर्गेनिज्म का, और यूजुअली लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं लोअर लिम्स की, जिनसे ब्लड जाता है, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स, मतलब टांगों को इन्फेक्ट करता है, ऑफ लोअर लिम्स में इन्फेक्शन हो जाता है। और इसको बोलते हैं, आप अपनी बुक में, ये एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम देख सकते हैं, एलिफेंटियासिस, इसलिए बोलते हैं हाथी जैसे पैर हो जाते हैं, या इसको बोलते हैं फाइलेर, एक मिनट यार डिस्टर्ब कुछ हो रहा, और फाइलेरियासिस। ओके, तो जेनाइटल ऑर्गन भी इफेक्ट होते हैं इससे, ग्रॉस डिफॉर्म लोअर लिम्स भी इन्फेक्टेड होते हैं, और इसमें जेनाइटल ऑर्गन भी इन्फेक्टेड होते हैं। ओके, उस कारण क्या है, जेनाइटल ऑर्गन भी इन्फेक्शन होने के कारण ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ भी आती हैं। और एलिफेंट जैसा पैर हो जाता है। ओके, तो पैथोजन, तो जेनाइटल ऑर्गन भी अफेक्टेड होते हैं। पैथोजन जो ट्रांसमिटेड होते हैं हेल्दी पर्सन को थ्रू फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स के कारण ट्रांसफ़र होते हैं। कई फंगाई भी हैं जिसके कारण रिंग वॉर्म होता है, जो कि इन्फेक्शन, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का, रिंग वॉर्म का आप देखते हो, लोशन और दवाइयाँ भी मिलती हैं, फंगल इन्फेक्शन होता है ना, इट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन। ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वॉर्म। कौन कौन से फंगल, कौन कौन से हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइको, मेरे साथ साथ लिखा करो तो याद होगा, क्योंकि आपको स्पेलिंग याद नहीं, एग्ज़ाम्स में भी लिखनी है। एपिडर मोफाइटन, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हैं, रिंग वॉर्म के लिए, जो कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ है
ह्यूमन बीइंग के अंदर। इट इज़ मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज। इसमें क्या होता है, ड्राई हो जाती है, ड्राई स्केली लेजन्स हो जाते हैं। बहुत जगह स्किन पे इफ़ेक्ट करता है, नेल्स पे, स्कैल्प पे। इनके साथ बहुत ज़्यादा खुजली होती है, इंटेंस ईचिंग। ओके। और हीट और मॉइस्चर से ग्रो करता है। हीट एंड मॉइस्चर से ये हेल्प देम टू ग्रो। तो ये स्किन फोल्ड्स में रहते हैं, जैसे टोज़ के बीच में, ग्रोइन में। इट इज़ इन यहाँ पर ग्रोइन में, के बगलों में, और आपके टोज़ में, ग्रोइन में, टोज़ में। ओके। रिंगवर्म जनरली सॉइल से मिलते हैं, टॉवल से, क्लोथ से, कॉम से। किससे एक्वायर्ड कहाँ से होते हैं, मिट्टी से होते हैं। और टॉवल से भी इन्फेक्शन होता है इसमें, क्लोथ से भी होता है, और कॉम से भी हो जाता है इन्फेक्शन। तो मेंटेनेंस का पर्सनल और पब्लिक हाइजीन बन रखना चाहिए हमेशा। और हमेशा क्लीन का ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट खाने चाहिए। पब्लिक हाइजीन रखना चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए वेस्ट का। और हमेशा क्लीन होना चाहिए घर आपका। और जहाँ से आपका पानी आता है वो साफ़ होना चाहिए, टैंक साफ़ रहने चाहिए। ओके। ये बहुत ज़रूरी है जहाँ पे भी टाइफाइड, एम्बियसिस और एस्केलेरिसिस है ना। एयरबॉर्न डिजीज़ है जैसे निमोनिया, कॉमन कोल्ड, इस सब में भी ये मेजर ज़रूरी हैं। और कांटेक्ट नहीं आए इन्फेक्टेड पर्सन में कैसे, ये भी ज़रूरी है, अवॉइड करना पड़ेगा उसको। जैसे मलेरिया, फाइलेरिसिस है तो ट्रांसमिटेड हो जाता है इंसेक्ट वेक्टर्स से। तो ज़रूरी है वेक्टर्स की ब्रीडिंग ना हो, मच्छर ना पनपे। मच्छर नहीं पन के लिए बनने के लिए जगह जगह पानी नहीं इकट्ठना चाहिए, स्टेगनेशन ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए, वाटर कूलर हमेशा साफ़ रहने चाहिए, मच्छरदानी लगाए रखनी चाहिए। ओके। तो इस तरह से ऐसी फिशेस इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। ओके। क्या क्या हमें करना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें जो हैं जैसे एलिमिनेट कर देनी चाहिए। जो भी जिसके कारण भी वेक्टर्स आते हैं, मच्छर मक्खी नहीं आने चाहिए। और उनका जो ब्रीडिंग नहीं कर पाएँ, ब्रीडिंग प्लेसेस, ये भी अवॉइड होने चाहिए। दूसरा, फ़िश को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। फ़िशेस जो हैं जैसे गोम्बोसिया, फ़िशेस लाइक गैम्बूसिया, ये देखो ये याद करने वाली है मत। गैम्बूसिया जो है, ऐसी फ़िशेस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए पानी में, क्योंकि ये क्या करती हैं, दे फीड ऑन, क्या खाती हैं, फीड ऑन मॉस्क्यूटो लार्वा ही खाती हैं। तो ऐसे फिशेस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए पॉन्ड अगर है आसपास तो। ठीक है। और स्प्रे करना चाहिए इंसेक्टिसाइड्स। वायर मैश, मच्छरदानी लगानी चाहिए। ये तो मैंने पहले ही बता दिया। वायर मैश, सॉरी, ये वो लगानी चाहिए हमेशा। ओके। तो डेंगू है, एंट्री ऑफ मस्कीटो को प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है ड्रेनेज सही होना चाहिए, है ना, हाइजीन होना चाहिए। अब जैसे प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। जैसे वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कौन सा है अभी लेटेस्ट जो चल रहा है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, वो किसके कारण होता है, एडीज़ मॉस्क्यूटो के कारण होता है। ड्यू टू एडीज़, एनाफिलीज़ नहीं, एडीज़ मॉस्क्यूटोज़। उसके कारण क्या हो जाता है, डेंगू और चिकनगुनिया। चिकन
निमोनिया। ओके, तो बायोलॉजिकल साइंस के कारण हम ये पढ़ते हैं कि कैसे हम डील करें, कंप्लीटली इरेडिकेट, जैसे हमने पहले वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया। किसको इरेडिकेट कर दिया? वैक्सीनेशन से इरेडिकेट कर दिया स्मॉल पॉक्स को। तो लार्ज स्केल पर अगर हेल्थ और हाइजीन ध्यान रखें तो सब चीज़ ठीक हो सकती है। तो वाइड स्प्रेड डिजीज़ जो है डेंगू और उनसे ही बचा जा सकता है अगर हाइजीन का ध्यान रखा जाए। इसी तरह से पोलियो की भी है ना, डिप्टीरिया की भी है वैक्सीनेशन, निमोनिया, टेटनस। तो बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें आप चैप्टर 12 में भी पढ़ोगे। न्यूअर और सेफ़र वैक्सीन्स बनती जा रही हैं, एंटीबायोटिक्स डेवलप हो रही हैं, दूसरी ड्रग डेवलप हो रही हैं जिससे कि इन्फेक्शियस डिजीज़ को इरेडिकेट किया जा सके। ओके, तो ये सब तो हमने वेरियस, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, वेरियस डिजीज़ के बारे में पढ़ा। कल हम इसके आगे एक्सटेंड करेंगे, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप अच्छे से लिखिए, पढ़िए, याद कीजिए। ओके, साथ में बुक भी लेकर बैठिए, और लिखे बगैर याद नहीं होगा, पहले ही कह रही हूँ। ओके, तो आई होप जो आज मैंने पढ़ाया आपको पसंद आया होगा, और आपको अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।